हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सुनेंगे रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ये आप जानते हैं कि जो कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हुआ है, उसमें रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 संवत तक है। रीतिकाल से पूर्व भक्ति परक साहित्य का सृजन हुआ और उसे भक्ति काल कहा गया। रीतिकाल में श्रृंगार परक काव्य की रचना अधिक हुई। साथ ही इस काल में रीति ग्रंथों का भी निर्माण हुआ, इसलिए इसे रीतिकाल कहा जाता है। तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ दी मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रीतिकाल को काव्यकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और इसे दो भागों में बांटा, जिनके नाम थे पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के अंतर्गत रखते हुए इसे रीतिकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस काल को रीति श्रृंगार युग के नाम से अभिहित किया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने जो नाम दिए वो इस प्रकार हैं: अलंकृत काल, कलाकाल, रीति श्रृंगार काल और रीतिकाल। इन नामकरणों की सार्थकता पर संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। जैसे हमने पहले आदिकाल का नामकरण पढ़ा है कि एक ही काल को अलग अलग नामों से पुकारा गया, ऐसे ही रीतिकाल को भी अलग अलग नामों से पुकारा गया और सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए कि उन्होंने उस काल को वो नाम क्यों दिया। देखिए, जैसे कि अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल के लिए अलंकृत काल नाम का प्रयोग किया। उनका अभिप्राय इस काल में अलंकारों की व्यापक अर्थ से है, यानी कि इस काल में अलंकारों का जो प्रयोग हुआ वो बहुत अधिक हुआ। काव्य की रचना करने के लिए अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ। मिश्र बंधु विनोद में, उनकी जो पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद में, इस नामकरण के लिए तर्क प्रस्तुत करते हुए मिश्र बंधु लिखते हैं कि इस काल में भाषा अलंकृत हुई, वीर और श्रृंगार की वृद्धि रही, आचार्यता में परिपक्वता आई, भक्ति एवं कथा प्रसंग शिथिल पड़े और काव्य उत्कर्ष की संतोषदायक उन्नति हुई। उत्तर अलंकृत काल में भाषा भूषणों से लद गई, यानी कि भाषा में खूब आभूषण यानी कि खूब अलंकारों का प्रयोग किया गया और आचार्यता बढ़ी। आचार्यता का मतलब आप समझते होंगे कि जिन रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने काव्य की जो रीतियां थी उन पर जो पुस्तकें लिखी, उन पर जो रचनाएं लिखी, तो उनको मतलब वो जो रचनाएं थी वो रीति ग्रंथ कहलाई और जिन्होंने उनको लिखा वो सब आचार्य कहलाए। इसलिए ये लिखते हैं कि इस काल में आचार्यता बढ़ी, क्योंकि इस काल में बहुत सारे विद्वानों ने जो है जो रीति ग्रंथ थे वो लिखे थे। यहाँ स्पष्ट है कि अलंकारों की बहुलता को ध्यान में रखकर मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, परंतु उनका यह मत स्वीकार नहीं किया गया। देखो, अब उन्होंने अलंकृत काल कह दिया, इसका मतलब वहां अलंकारों की प्रधानता है, ये एक बात है। लेकिन अलंकारों की प्रधानता के साथ साथ बाकी सब चीजें भी तो हैं। वो जो उसका भाव पक्ष है, जो अलंकारों के अतिरिक्त और चीजें हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ पर छूट जाती हैं। देखिए, इसको अस्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि काव्य में प्रयुक्त भाषा या कला पक्ष के आधार पर साहित्यिक कालखंड का नामकरण किया गया, तो भक्ति काल और आदिकाल के नामकरण में भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यानी कि केवल काव्य के कला पक्ष के आधार पर हम किसी भी कालखंड का नाम नहीं रख सकते। अतः काव्य के केवल कला पक्ष को प्रमुखता देते हुए किसी भी साहित्यिक कालखंड का नामकरण नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यदि अलंकारों की प्रधानता को ध्यान में रखकर इसका नामकरण कर दिया गया, तो इस युग की सबसे बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की भी उपेक्षा हो जाती है, यानी कि
इस काल में जो श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी गई वो उनकी भी अवहेलना हो जाती है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया यह नाम विद्वानों में स्वीकार्य नहीं है। कलाकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। यहाँ भी वही बात है कि केवल कला पक्ष को आधार बनाकर हम किसी भी कालखंड का नाम नहीं रख सकते। उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य प्रकाश में लिखा है, कला काल से तात्पर्य है उस काल से जिसमें हिंदी क्षेत्र में काव्य को कलापूर्ण किया गया, अर्थात उसमें काव्य के चमत्कृत रूप एवं चातुर्यपूर्ण गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई और साथ ही कला के नियमों तथा कला नियमों से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। अब देखिए ये तो फिर वही बात है ना, एक पक्ष की ओर इन्होंने ध्यान दिया कि रीति ग्रंथों की रचना हुई तो कला पक्ष को ध्यान में रखकर, और जितने भी साहित्य है उसके भी केवल जो कलापूर्ण चातुर्यपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनकी जो भाषा है, उनका जो कला पक्ष है, उसी को प्रधान मानते हुए इन्होंने इस काल को कला काल कह दिया। परंतु रीति काल के लिए कला काल नाम भी उचित नहीं माना जाता। उनके मतानुसार इस काल में कला पक्ष का जितना उत्कर्ष हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ये बात सही है कि रीति काल में काव्य के कला पक्ष का खूब उत्कर्ष हुआ, परंतु यहाँ उन्होंने काव्य के भाव पक्ष की अवहेलना की है। यदि चमत्कृत रूप और चातुर्यपूर्ण गुणों से युक्त काव्य कला पूर्ण हो तो बहुत सी रचनाएं जिनमें भावों की सरलता और सहजता पाई जाती है वह रचनाएं काव्य की श्रेणी से बाहर हो जाती है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि वो रचनाएं जिनमें रचनाकारों ने, कवियों ने काव्य के कला पक्ष की अपेक्षा भावों पर ध्यान दिया या स्वाभाविक रूप से रचनाएं लिख दी, सहज रूप से रचनाएं लिख दी, जिन्होंने अलंकारों पर ज्यादा जोर नहीं डाला, वो सारी रचनाएं फिर साहित्य की श्रेणी में नहीं आ पाती। इस प्रकार डॉक्टर रसाल के द्वारा दिया गया नाम कलाकाल अनुपयुक्त व असंगत है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रीतिकालीन काव्य में भावों की उपेक्षा कर देना उचित नहीं होगा। रीति श्रृंगार काल। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति काल के लिए रीति श्रृंगार काल नाम का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि जब हम यह मानते हैं कि इस युग में श्रृंगार का बोलबाला था और अधिकांश साहित्य पर श्रृंगार का प्रभाव परिलक्षित होता है, साथ ही साथ वीर भक्ति आदि के समान श्रृंगार की हमारी एक प्रवृत्ति है, एक मनोस्थिति है, तब हम इसे श्रृंगार युग कहने के लिए तैयार होते हैं। परंतु उस समय की मुख्य साहित्यिक चेतना इससे भी अधिक व्यापक और गहरे रूप में दिखाई देती है। वह है पद्धति परकता, यानी कि श्रृंगार रस का वर्णन करने के साथ साथ वह पद्धति की ओर भी ध्यान अधिक दिया गया है। यानी कि एक सांचे या पैटर्न को लेकर पहले से अच्छा काव्य लिखना, यह शास्त्रीय विधि या पद्धति का आधार बनाकर लिखने की चेतना इस युग में अधिक समाई दिखाई देती है। यद्यपि डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस नामकरण से रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रकट करने में सफलता हासिल की है, यानी कि एक तो पद्धति परक लिखना यानी कि रीति के अनुसार लिखना, और एक श्रृंगार रस पर जोर डालना। फिर भी ऐसा कहने से भी रीति मुक्त काव्य इस परिधि में नहीं आता। तो यानी कि इस काल में आप जानते हैं कि रीति मुक्त रचनाएं भी बहुत सारी हुई, तो फिर उसे किस श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि घनानंद ठाकुर आदि कवि किसी भी रीति या पद्धति से जुड़े हुए नहीं थे और उनका काव्य भी हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के लिए श्रृंगार काल नाम का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भक्ति काल में भक्ति शब्द की व्याप्ति उसके भाव होने से अधिक है। यदि रीति काल नाम की ओर देखते हैं तो उसमें रीति, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, नायक नायिका, पिंगल आदि काव्य रीति अवश्य वर्ण्य विषय ही हैं, पर रीति बाह्यार्थ का ही बोधक है। उस काल का मुख्य वर्ण्य श्रृंगार था। रीति की सीमा में जितनी कृतियां समाविष्ट हैं वह अधिकतर श्रृंगार की हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जिन रचनाओं में रीति को आधार बनाकर लिखा गया है उनमें भी जो भाव पक्ष है वो श्रृंगार का ही है।
इसलिए ये इस काल को श्रृंगार काल नाम कहने के लिए अपना मत रखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया यह नाम भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यह है कि इस काल को श्रृंगार काल कहने से भूषण का वीर काव्य, नूर मोहम्मद का सूफी काव्य आदि किसी भी श्रेणी में नहीं आते। यानी कि श्रृंगार रस के अतिरिक्त जितने भी अन्य रस हैं, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो वीरता की भावना से पूर्ण काव्य है या नीति है, वो सब किसी भी श्रेणी में नहीं आ पाते। इसके साथ ही जो कवि आचार्य कर्म का निर्वाह कर रहे थे, यानी कि जो रीति ग्रंथ लिख रहे थे, जैसे कि चिंतामणि, कुलपति आदि कवि तत्कालीन समय में काव्यांग पर चर्चा कर रहे थे तथा काव्य के लक्षणों की बात कर रहे थे, उन्हें हम किसी भी कोटि में नहीं रख सकते। यानी कि हम जानते हैं कि रीति काल में एक बड़ा जो आचार्यों का वर्ग है, वो रीति ग्रंथ लिख रहे थे, लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, तो उन सब की भी अवहेलना हो जाती है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार हम रीतिकाल के साहित्य के एक बड़े हिस्से की अवहेलना करके इसे श्रृंगार काल नहीं कह सकते। अब है नाम रीतिकाल, जिसको सभी लोग मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अधिकांश लेखक जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा आदि इस काल के लिए रीतिकाल नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल ने पहली बार इस शब्द का रस, अलंकार, गुण आदि के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने रीति को संपूर्ण काव्य शास्त्र का पर्याय बताकर उसका अर्थ विस्तार किया। डॉक्टर नगेंद्र भी इस बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। अतः रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस युग को रीतिकाल कहना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो रीति ग्रंथ हैं या उन रीतियों के आधार पर लिखे हुए अन्य ग्रंथ हैं, वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए जो अधिकांश विद्वान हैं, वो इस काल को रीतिकाल कहने के ही पक्ष में हैं। धन्यवाद।